SYBA द्वितीय वर्ष कला। आज हम काव्यशास्त्र इस प्रश्न पत्र के काव्य के हेतु इस उपघटक का अध्ययन करेंगे। काव्य के हेतु का अर्थ है काव्य के कारण। संसार में कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, चाहे वह व्यावहारिक रूप से किया गया कार्य हो या फिर कवि कर्म या काव्य लेखन हो। काव्य का तात्पर्य होता है कवि कर्म तथा काव्य के हेतु का अर्थ होता है काव्य निर्मिति के पीछे के कारण। काव्य हेतु अर्थात काव्य की रचना करने वाले कवि में ऐसी कौन सी विलक्षण शक्ति होती है, कौन से कारण होते हैं जिसके द्वारा वह साधारण मनुष्य होते हुए भी असाधारण काव्य की सर्जना या निर्माण कर देता है। वह शक्ति लौकिक है अथवा अलौकिक है। अलौकिक यानी ईश्वर दत्त है। ये आज हम पढ़ेंगे और काव्य के हेतु क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने इस विषय पर अपने अपने ढंग से अपने अपने मत या विचार व्यक्त किए हैं। काव्य हेतु के अंतर्गत 3 साधन या कारण प्रमुख रूप से विवेचित होते हैं जिनकी चर्चा होती है। उसमें प्रथम है प्रतिभा, दूसरा काव्य का हेतु है व्युत्पत्ति और तीसरा काव्य का हेतु है अभ्यास। कुछ विद्वान काव्य का और एक चौथा हेतु भी मानते हैं, वह है समाधि। लेकिन कुछ विद्वान समाधि को अभ्यास के अंतर्गत ही समाविष्ट कर लेते हैं। इसलिए प्राचीन काल से अब तक काव्य के प्रमुख हेतु 3 माने गए हैं: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। इसमें सर्वप्रथम काव्य हेतुओं पर विचार करने वाले अनेक विद्वान भारतवर्ष में हुए। उनमें आचार्य भामह, दंडी, वामन, रुद्रट, कुंतक एवं मम्मट, इनके नाम काफी उल्लेखनीय है। काव्य हेतुओं पर आचार्यों ने या आचार्यों के मतों में 2 प्रकार की अवधारणाएं मिलती है। पहले मत के अनुसार केवल प्रतिभा ही काव्य सर्जना का प्रमुख हेतु है तथा व्युत्पत्ति एवं अभ्यास इसके संस्कारक तत्व है। इस अवधारणा को मानने वाले प्रमुख आचार्यों में आचार्य भामह, रुद्रट, वामन और पंडित जगन्नाथ आदि आते हैं। और दूसरा जो मत है, दूसरी जो अवधारणा है, उसके अनुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास इन तीनों के काव्य निर्मिति के लिए आवश्यकता होती है, ऐसे ही दूसरे वर्ग का मानना है। इसमें से काव्य का पहला हेतु है प्रतिभा। प्रतिभा किसे कहते हैं? प्रतिभा जन्मतः प्रत्येक मनुष्य में समान रूप से विद्यमान होती है, लेकिन परिस्थिति या वातावरण के कारण वह भिन्न भिन्न दिशा में अग्रेसित होती है। काव्य सृजन में सबसे प्रमुख प्रतिभा को ही माना जाता है। वास्तव में प्रतिभा ही वह तत्व है, वह हेतु है जो कि कवि व साधारण व्यक्ति के मध्य के अंतर को प्रस्तुत करता है, उनमें अलगाव लाता है। भट्ट लोलट ने कहा है प्रज्ञा नवोन्मेषाश प्रतिभा मता, यानी प्रतिभा उस प्रज्ञा का नाम है जो नित्य नूतन रासानुकूल विचारानुकूल विचार उत्पन्न करती है। कवि की यह प्रतिभा अपने आप में एक अद्भुत शक्ति होती है जिसे पाकर कवि काव्य का सृजन करता है। आचार्य कुंतक ने कहा है कि कवि शक्ति जो होती है वही प्रतिभा है। यह प्रतिभा जन्मजात होती है। उनके अनुसार पुनर्जन्म तथा इस जन्म के संस्कारों से परिपक्व प्रौढ़ता को प्राप्त एक अद्वितीय शक्ति है और उसे ही प्रतिभा कहते हैं। प्रतिभा ये एक अनिवार्य काव्य का हेतु है, लेकिन कभी कभी प्रतिभा के न होने पर भी शास्त्र ज्ञान और प्रयत्न द्वारा उपासक या उपासिता सरस्वती किसी न किसी पर अनुकंपा कर देती है, यानी किसी को प्राप्त हो जाती है। दूसरी जो काव्य का है, दूसरा जो हेतु है वह है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, प्रगाढ़ पांडित्य। आचार्य भामह के अनुसार छंद, व्याकरण, कला, लोक स्थिति तथा पदार्थों के ज्ञान से प्राप्त युक्तायुक्त विचार
सही गलत की पहचान, विवेक, उसका नाम ही व्युत्पत्ति है। कोई भी कवि केवल प्रतिभा के बल पर काव्य सृजन नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए उसे श्रुति, स्मृति, पुराण, लोक व्यवहार आदि का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है। राजशेखर नामक विद्वान ने व्युत्पत्ति को बहुज्ञता शब्द माना है। इस बहुज्ञता के कारण ही कवि वर्ग के विचार प्रामाणिक बन पाते हैं। बहुज्ञता यानी बहुत सारी चीजों को जानना। राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को आवश्यक माना है, क्योंकि काव्य प्रतिभा तो जन्मजात होती है, किंतु उसका समुचित विकास व्युत्पत्ति से ही संभव होता है। तीसरे जो काव्य का हेतु है वह है अभ्यास। काव्य सृजन के हेतुओं में अभ्यास का स्थान भी अन्य से कम नहीं है। प्रतिभा एवं व्युत्पत्ति से संपन्न कवि अभ्यास के द्वारा ही उच्च कोटि का काव्य रच पाता है। अभ्यासेन ही कर्मसु कौशल्यम भवति, यानी अभ्यास या सराव करने से ही कार्य में कौशल्य प्राप्त होता है। अभ्यास काव्य का प्रमुख हेतु नहीं है, तो आवश्यक हेतु जरूर है। अभ्यास का आशय बार बार प्रयोग अथवा निरंतर प्रयत्न करते रहने से ही है। अभ्यास के द्वारा जड़ बुद्धि भी सुजान हो जाता है, और उसके लिए एक सुक्तियां भी हमारे यहाँ प्रचलित है कि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रस आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि अभ्यास बार बार करते रहने से मंद बुद्धि या जड़मति भी सुजान हो जाती है, और बरसात, बारिश या पानी किसी एक चीज पर आपको बार बार पत्थर पर उसे टपकने दे तो वह भी वह अपना गिरने का निशान छोड़ जाता है। यही अभ्यास का महत्व होता है। इस तरह काव्य सृजन में कुशलता प्राप्त करने के लिए, हुनर प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन अभ्यास है। अभ्यास के द्वारा ही गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी, प्रसाद, पंत, निराला आदि कवियों ने अच्छे अच्छे ग्रंथों का निर्माण किया है। इसीलिए काव्य के 3 हेतु है प्रमुख: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। काव्य का एक चौथा हेतु भी कुछ विद्वान मानते हैं, कुछ विद्वान इसको अभ्यास के अंतर्गत ही डाल देते हैं। इसमें मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। राजशेखर नामक विद्वान ने समाधि को पृथक काव्य हेतु स्वीकार किया है। उन्होंने काव्य के हेतुओं में समाधि को सबसे उत्तम माना है। वास्तव में जब चित्त की चंचलता समाप्त होती है, वो पूर्णता एकाग्र हो जाता है, ऐसी स्थिति में ही कवि में अपने मंतव्य को कवि व्यक्त कर पाता है, अपने विचार लिख पाता है, अन्यथा नहीं। कवि कर्म के लिए समाधि उत्तम साधन है। समाधि के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता होती है। अतः समाधि को अलग से काव्य हेतु न मानते हुए अभ्यास के अंतर्गत ही माना जाता है। अब ये जो हमने 3 काव्य के हेतु पढ़े, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, तो इनके विश्लेषण के आधार पर हम कह सकते हैं कि वास्तव में मुख्य रूप से काव्य हेतुओं की संख्या 3 है: प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। कुछ विद्वानों ने शक्ति और समाधि को काव्य हेतु के रूप में स्वीकार किया है, किंतु शक्ति प्रतिभा का ही पर्याय माना जाता है और समाधि अभ्यास का। इन तीनों काव्य हेतुओं में भी किसी विद्वान ने एक को महत्व प्रदान किया, तो किसी ने 2 को, तो किसी ने तीनों को महत्वपूर्ण माना है। वास्तव में इन तीनों का सम्मिलित या समन्वयित महत्व है। तीनों परस्पर पूरक है, एक दूसरे को मदद करती है। अपने आप में कोई पूर्ण नहीं है। एक के अभाव में दूसरा अस्तित्वहीन है। किसी एक के बल पर कवि काव्य सृजन नहीं कर पाता। इस प्रकार काव्य सृजन के लिए काव्य के तीनों हेतुओं का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आज के इस पाठ में, इस व्याख्यान में हमने काव्य के हेतुओं पर चर्चा की है। धन्यवाद।